दलित है, जो दबा हुआ है, जो कुचला गया है और वर्षों से उसकी दबी हुई आवाज़ को उभारने की बात पहली बार साहित्य में करते हैं। और आप देखते हैं कि आदर्शवाद का मोह यद्यपि पूरी तरह से प्रेमचंद नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन यथार्थ को स्वीकार तो करते हैं। और गोदान और कफन आप पढ़ें तो बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाती है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा ना मिले, उसे मरने पर नया कफन दिया जाता है। समाज की इस विसंगतता से प्रेमचंद कितने आहत थे, ये अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसी तरह गोदान में जब होरी आता है और वो महसूस करता है कि ज़िंदगी भर लड़ने के बाद वो बिल्कुल हार गया, थक गया है और उसे नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है। ऐसा नगर का द्वार, आप कल्पना कीजिए कि प्रेमचंद के मन में कितनी व्यथा रही होगी। ऐसा नगर का द्वार कि जो भी वहाँ से निकलता है उस पर थूक कर चला जाता है। इससे ज़्यादा विडंबना, इससे ज़्यादा विसंगति का चित्रण उस समय के लेखक और कर भी क्या सकते थे। ये अलग बात है कि दलित साहित्य इसको अभी आज भी स्वीकार करता है या नहीं करता है, किंतु प्रेमचंद जी उस समय जो कह आए और वो आज भी कितना प्रासंगिक है, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नामवर सिंह अपनी पुस्तक आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ में और श्री ललित मोहन अवस्थी ने अपने लेख प्रगतिवादी हिंदी काव्य, जो माध्यम फरवरी 1965 में था, उसमें प्रगतिशील आंदोलन का आरंभ 1930 से मानते हैं। प्रगतिशील आंदोलन का आरंभ कब से हुआ, इसको लेकर के मतभेद अवश्य हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंदन पंत को हिंदी में प्रगतिवाद का पहला कवि माना है। इसी तरह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार अंचल और प्रकाश चंद्र गुप्त के अनुसार दिनकर हिंदी में प्रगतिवाद के पहले कवि हैं। अधिकांश विद्वानों ने सशक्त धारा के रूप में प्रगतिशील कविता का प्रारंभ 1936 से पंत की युगांत से माना है। इसकी चर्चा इसलिए भी हो जानी चाहिए क्योंकि ये समय ऐसा था कि जब लोग ऐसा मानने लगे थे कि पंत और निराला सिर्फ छायावादी कविता में ही हैं, लेकिन जैसा कि उल्लेख हो चुका है कि श्री निराला जी की कविताएं जो आती हैं वो 1923 से ही प्रगतिवाद के रूप में आती हैं। और उसके बाद की जो पूरी दिनकर आते हैं, अंचल आते हैं, रमेश, तो उनकी कविताओं में ये छुटपुट तौर पर या हुंकार और रेणुका की बात दिनकर में आती है, तो छुटपुट रूप से प्रगतिशीलता दिखाई देती है। प्रगतिशीलता से प्रोग्रेसिव, यानी इससे सीधा मतलब ये है कि कवि पहले के जो रूढ़ हो चुके आधार हैं, उन आधारों को, जो पहले के जो रूढ़िग्रस्तता थी, उससे कहीं बगावत करके एक नई बात अपने ढंग से करना चाहता है। तो इन यानी अंचल को लें, दिनकर को लें या निराला को लें या पंत को लें, पंत ने युगांत में आकर के ये पूरी एक तरह से घोषणा ही कर दिया कि छायावाद के युग का अब अंत हो चुका है। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रगतिवाद ख़ास तौर पर इसलिए कि वाद और शील को लेकर के कहीं न कहीं हम समझौता कर लेते हैं कि एक ही चीज़ है, अथवा कहीं हम खो जाते हैं कि ये वाद क्या है। जैसा कि पहले बताया गया कि जो चीज़ राजनीति में समाजवाद के नाम से जानी जाती है और उसको साहित्य में हम इस तरह से उपयोग कर सकते, लेकिन 1936 में स्पष्ट है कि प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन है, प्रगतिशील लेखक संघ की है, यानी प्रगतिशील वो 1936 में जो लेखक जुड़े वो भी रहे और प्रगतिशील 2007 में जब नागार्जुन माफ़ कीजिए, जब ये त्रिलोचन का देहांत होता तब भी प्रगतिशील रहे। यानी समय की धारा से उसे नहीं बांधा जा सकता, वो विचार के रूप में है। और यह बात अलग है कि प्रगतिवादी जितने कवि हैं वो सारे के सारे मार्क्सवादी हों, लेकिन प्रगतिशील कवि हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स के सारे विचारों से वे जुड़े हुए हों अथवा वे मार्क्स या मार्क्सवादी सभी बातों को मानते ही हों या वो पार्टी के मेंबर रहे हों, ऐसी बात भी नहीं है। जैसे कि शमशेर बहुत बड़े कवि हैं और पार्टी के वो एक तरफ से मेंबर रह चुके थे, लेकिन त्रिलोचन कभी
खुल करके इस तरह मेंबरशिप नहीं लिया, लेकिन काम करते थे। इन दोनों की हम तुलना जब करते हैं तो ऐसे कई लेखक, ऐसे कई साहित्यकार आते हैं जो पार्टी के मेंबर हुए और कार्य किया, और कई लोग ऐसे आते हैं जो पार्टी के मेंबर नहीं हुए और उसके बावजूद भी वो कार्य करते थे। तो प्रगतिशील जब कविता की हम बात करते हैं तो इसमें 5 मुख्य नाम आते हैं, जिसमें मुक्ति बोध पहला नाम है। दूसरा नाम आप नागार्जुन, शमशेर, केदार और त्रिलोचन इस तरह रख सकते हैं। त्रिलोचन जो हैं इस प्रगतिशील जो बड़े कवियों में गणना होती है, उसमें एक अंतिम रूप में आते हैं, क्योंकि अंत में 2007 में उनका अवसान होता है। तो हम प्रगतिशील कविता के संदर्भ में त्रिलोचन की बात करते हैं। त्रिलोचन का जन्म 20 अगस्त 1917 में हुआ था और उनका निधन 9 दिसंबर 2007 में हुआ था। यहाँ 27 छपा हुआ है। मुक्तिबोध, शमशेर और नागार्जुन, केदार और त्रिलोचन ये 5 महाभूत के रूप में जाने जाते हैं। शमशेर और नागार्जुन के साथ केदार और मुक्तिबोध, ये 5 जो नाम बार बार आते हैं, वाकई में ये एक तौर पर देखें तो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और त्रिलोचन की बात हम जब करते हैं तो उसके साथ हम शमशेर को भी देखें तो शमशेर को आप कहीं भी रखिए, यानी अपनी सुविधा के अनुसार आलोचकों ने शमशेर को रख दिया, प्रगतिवादी बना दिया, उन्हें प्रयोगवादी भी कह दिया, यहाँ तक कि शमशेर को रूपवादी भी घोषित कर दिया गया, नई कविता का कवि भी कहा गया उन्हें। तो एक पॉजिटिव बात यह भी है कि वो सच्चे मायने में प्रगतिशील रहे, यानी जो प्रगतिवादी था वो प्रयोगवादी भी रहा, और जो प्रयोगवादी था वो नई कविता में भी गया, जो नई कविता में गया वो रूपवादी भी हुआ, और इस तरह से वो सतत किसी एक विशिष्ट धारा के रूप में बंधे नहीं हैं। केदार के साथ ऐसा होता है कि केदार मुख्य रूप से कृषि संस्कृति के कवि माने गए और प्रगतिशील उनका कार्य रहा। प्रगतिशील किस अर्थ में रहा, तो जो मज़दूर है और जो किसान हैं, किसान और मज़दूर के को रख करके उन्होंने अपनी बात कही। जबकि शमशेर के यहाँ देखिए तो किसान और मज़दूर अवश्य आते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं आते जैसे कृषि संस्कृति से जुड़े हुए त्रिलोचन के यहाँ या केदार के यहाँ आते हैं। और मुक्तिबोध तो शुरुआत से ही नई कविता और प्रयोगवादी कविता के रूप में अपना योगदान दे चुके बहुत बड़े कवि थे। नागार्जुन की बात लें तो इन 5 महाकवियों में नागार्जुन एक ऐसे कवि हैं कि जो खुल करके राजनीति का विरोध करते हैं। जो भी चलता वो, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, या बाद में राजीव जी आए हों, इन किसी भी पक्ष की सरकार रही हो और कोई भी व्यक्ति रहा हो, उनसे जिनकी नहीं पटी या उन्होंने समझा यहाँ गलत हो रहा है, और उन्होंने खुल करके उसका विरोध किया। और आप देखेंगे कि नागार्जुन पर जब नामवर सिंह टिप्पणी करते हैं तो कहते हैं कि सामयिक राजनीतिक जो है उसके कारण उन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ। लाभ हुआ या नुकसान हुआ अलग बात है, लेकिन इस तरह की जो बेबाक टिप्पणी या सपाट बयानी या खुल करके राजनीतिक जो गलतियां हो रही थी और जो नहीं होना चाहिए, उनको लगा उन्होंने राजनीति का भरपूर विरोध किया। ऐसा विरोध, ऐसा राजनीतिक कविता जिसे हम कहें इनके पास नहीं, यानी नागार्जुन को छोड़ करके चारों के पास इस तरह की कविताएं बहुत कम देखने में मिलती हैं, जिस तरह खुला विरोध वहाँ पर दिखाई देता है। त्रिलोचन की कुछ कविताओं को लेकर के हम उनकी बात को रखना चाहेंगे कि त्रिलोचन इन 5 महाकवियों में से किस तरह और कहाँ पर हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, उस जनपद का कवि हूँ, जो भूखा दुखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या है वह नहीं मानता, कविता कुछ भी दे सकती है। तो इसकी चर्चा करती हैं सोनल बहन। त्रिलोचन खुद एक ऐसे समाज से आए थे
और कृषि समाज से और पिछड़े हुए समाज से, और उन्होंने खुद जो पीड़ा भोगी है और आसपास के समाज को देखा है, उस समाज को उन्होंने वर्णित किया है। नंगे, अनजान और कला नहीं जानने वाले लोग उनकी कविता के माध्यम बने। कला क्या होती है और क्या दे सकती है वो भी नहीं जानते वो लोग ऐसे लोगों को उन्होंने अपनाया, ऐसे लोगों को उन्होंने पास से देखा और ऐसे लोगों को उन्होंने कविता का माध्यम बनाया। इसीलिए सही मायने में त्रिलोचन प्रगतिवादी और प्रगतिशील कवि माने गए। उनकी कविता में सहजता है, सादगी है। कई लोगों ने उनकी कविता को इसीलिए उपेक्षित माना और उपेक्षा की कई लोगों ने, लेकिन कई विवेचकों ने और कई नामी विवेचकों ने इसीलिए त्रिलोचन की सराहना भी की है कि बिल्कुल आडंबर और बिल्कुल अलंकारहीन जो लोग रहते हैं, जिन लोगों को कविता का माध्यम बनाया है, उन्हीं लोगों को उन्हीं की भाषा और उन्हीं की सादगी और उन्हीं की तरह कविता में व्यक्त किया है। तो त्रिलोचन इसी मायने में बड़े कवि हैं। और आज हमारे साथ में जो सर है, खुद उन्होंने त्रिलोचन पर बड़ा काम किया है, इसीलिए वो त्रिलोचन पर बोलने के अधिकारी भी हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि कुछ आगे हमें त्रिलोचन के बारे में ज़्यादा बताएंगे। जी हाँ, जैसा अभी आपने कहा कि त्रिलोचन उपेक्षित भी रहे और त्रिलोचन को जिस तरह से उस समय स्थान मिलना चाहिए था नहीं मिला और बाद मरने के लोग अमर हो जाते हैं, यही बात त्रिलोचन के साथ रही। खैर, उस समय के महान जो आलोचक थे रामविलास शर्मा जी या अन्य लोग, यहाँ तक कि जो चौहान साहब थे, उन्होंने भी जिस तरह से स्थान देना चाहिए था, कहीं न कहीं वर्षों बाद ऐसा लगता है कि वो बात नहीं बन पाई। आप दूसरी कविता देख सकते हैं त्रिलोचन की। मित्रों, मैंने साथ तुम्हारा जब छोड़ा था, तब मैं हारा थका नहीं था, लेकिन मेरा तन भूखा था, मन भूखा था, तुमने टेरा उत्तर मैंने दिया नहीं, तुमको घोड़ा था, तेज तुम्हारा तुम्हें ले उड़ा, मैं पैदल था। इन शब्दों पर आप भार दे करके देखिए। और एक उनका एक सोनेट है कि प्रगतिशील कवियों की लिस्ट निकली है और उस लिस्ट में कहीं भी त्रिलोचन का नाम नहीं है। जाहिर है कि यह प्रगतिशील लिस्ट जब बनाई गई तब रामविलास शर्मा जी थे और उन्हीं की अध्यक्षता में यह लिस्ट बनी होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक बार का प्रूफ देखा गया, 2 बार का देखा गया, शायद नंबर ना आ गए हों इसलिए तीसरी बार भी देखा गया होगा, लेकिन कहीं भी त्रिलोचन जी का नाम नहीं रहा। और त्रिलोचन की इसलिए भी नहीं रखा गया कि उस तरह की कविताएं वो नहीं लिख रहे हैं। और दूसरे की नागार्जुन जैसे लोग उन्होंने कह दिया था कि बंद करो ये सोनेटबाजी, तो सोनेट के बंद करने की बात तो कुछ लोगों को त्रिलोचन के सोनेट भी अखरते रहे होंगे। खैर, ये अलग बात है। क्यों साथ छोड़ा, किसका घोड़ा तेज था, आप देखिए तो उस समय के जितने भी कवि हैं वो किस तरह से कविता कहते हैं और त्रिलोचन कितनी सादगी से कहते हैं। त्रिलोचन की एक लंबी कविता है नगई मेहरा। नगई मेहरा लंबी कविता है और उसमें आप पूरी लंबी कविता का थोड़ा सारांश समझें तो नगई जिस समाज से आता है वो बिल्कुल ग्रामीण समाज है, गांव का चित्रण है उसमें, और वो सारी बातों का अधिकारी है। ठीक उसी तरह जिस तरह जो बात प्रेमचंद ने होरी के माध्यम से कहा, होरी भी एक तरह से विरोध करता है लेकिन उसका विरोध दबा हुआ है। यहाँ पर नगई मेहरा भी समाज के सारे नियमों को स्वीकार करता हुआ रामायण भी पढ़ता है और पंचायत के सामने दंड भी स्वीकार करता है, लेकिन इतना करने के बाद उसने जिसको पत्नी रूप में स्वीकार किया है उसका हाथ नहीं छोड़ता है। यहाँ हाथ छोड़ने की जो बात आती है कि एक बार कोई हाथ पकड़े और गहे और छोड़ दे, तो त्रिलोचन उस मिट्टी को अच्छी तरह परख सके थे, चिरानी पट्टी सुल्तानपुर की मिट्टी को परख चुके थे, जहाँ पर आज भी एक बार हाथ पकड़ने के बाद कोई हाथ छोड़ने की बात नहीं आती है। तो ये जो बात आती थी वो लोगों को लगता था कहीं की रूढ़िग्रस्तता है। इस तरह की कई बातें थीं
जो त्रिलोचन के स्वभाव से और दूसरों को मेल नहीं खाती थी। घोड़ा तेज होने की बात आती है तो निश्चित तौर पर जो प्रगतिशील कवि थे, जो प्रगतिवादी कवि थे, वो जिस तरह से लिख रहे थे तो उनको लगता था कि नहीं, त्रिलोचन बिल्कुल इस धारा में हमारे शामिल नहीं हो सकते हैं। और उनको लगता था कि बार बार लगता था कि त्रिलोचन बहुत सुस्त और बहुत छोटे कवि हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, त्रिलोचन कभी भी बाहरी दिखावा में नहीं आए। त्रिलोचन ने जो भी किया वो पूरा भारतीयता के रूप में किया। जैसा कि सोनेट है, सोनेट विदेशी एक रूप माना जाता है, लेकिन सोनेट का उन्होंने पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जो पेट्रार्कीय सोनेट थे या शेक्सपियरियन सोनेट, सारे सोनेट को उन्होंने पूरे भारतीय रंग में ढाल दिया और एक नया सोनेट, यानी जिसे हम कह सकते हैं त्रिलोचनीय सोनेट भी तैयार कर दिया। ये कभी बात कहने का मौका मिलेगा, साबित करने का करूँगा कि त्रिलोचनीय सोनेट क्या है वो, क्योंकि जो मुख्य 4 प्रकार सोनेट हैं वो चारों प्रकार के सोनेट में कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। एक नया सोनेट का प्रकार बना और वो त्रिलोचनीय सोनेट हम कह सकते हैं जैसे। तो ये जो बात थी भारत के संदर्भ में, तो प्रगतिवाद की बात जो आती है, प्रगतिशील की जो बात आती है, जो मार्क्स की भौतिक द्वंद्वात्मकता की बात आती है, वो आप देखिए कि त्रिलोचन की यहाँ किस तरह से आता है। जो बड़े कवि जिसे कहा गया, जैसे कि दिनकर एक बड़े कवि हैं, और रुको रुको है देव तुम्हारा हम स्वर्ग लूटने आते हैं, या सौनों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये बात वो कहते हैं। लेकिन इसी बात को जब कहते हैं त्रिलोचन, जब कहते हैं, जैसे कि शाक बेचने वाली बुढ़िया है, और वो शाक बेचने वाली बुढ़िया है तो किस तरह से पूरे दिन भर का लेखा जोखा करती है, नहीं बिकता है तो उसका क्या हालत होती है। या एक सुकनी बुढ़िया है, और एक बुढ़िया ऐसी है कि जो मर गई है और लोगों ने उसको उठा करके अंधे कुएं में फेंक दिया है, और इतनी मर गई थी कि उसमें हाड़ मास होता तो गंध होंधा थी कुछ, लेकिन वो कुछ था ही नहीं, कंकाल था, तो कंकाल से गंध क्या आता। तो लोगों को कई दिन के बाद मालूम होता है कि नहीं, यहाँ कोई